खालिद कुली चौधरी प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाजिर है। नाज़रीन, खुशबू वतन प्रोग्राम हम हर इतवार को देखते हैं, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी उनके मसाइल की जो है ऊपर डिस्कस होती है। इसमें पाकिस्तान की मरूफ एडवोकेट मोहतरमा राबिया साहिबा वो मौजूद होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कस करें। जो लोग आप लोग हमें सवाल भेजते हैं, हम उसकी रोशनी में कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को तरतीब दें। इसमें हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मोहतरमा राबिया साहिबा का है, जो कि हेल्पलाइन के थ्रू आप लोगों के कॉल्स भी लेती हैं और आपको मुफीद मशवरे भी देती हैं। ये बहुत सारे लोगों का हमें लास्ट टाइम मुझे भी कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा, मैंने अपने फेसबुक के ऊपर शेयर भी किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आप बहुत अच्छा ये हमारा फोरम कर रहे हैं, हम लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो रही हैं। और ये मोहतरमा राबिया साहब बहुत प्रोफेशनल वे से आसान जुबान में वो समझाती हैं। वो मैंने मैसेज फेसबुक के ऊपर भी इसलिए शेयर किया था। सम काफी मैसेज आते हैं, उनमें कुछ होते हैं जो मैं शेयर कर देता हूँ, सारे नहीं करता। ये आप लोगों के कम्युनिटी होते हैं जो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज प्रोग्राम के एक दो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने बार बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन को जो हम कंप्लेन करते हैं, कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है, जमीन के ऊपर कब्जा हो गया या कोई ऐसे इशू हो गया, तो और प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट, दो डिफरेंट चीजें हैं। उस वाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। आज उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जी राबिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल जी, ठीक। आपका मैं पहले से मशहूर हूँ कि आज आपने फिर टाइम दिया, फिर एक रौनकें बहाल कर दी हमारे फेसबुक के व्यूअर जो हमारे देखते हैं। आज प्रोग्राम जिस तरह हम लास्ट में हमारे डिस्कशन की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के बारे से बताएं कि इसको ये वर्क कैसे करता है और ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह इसमें जो है अपनी दरखास्त दे सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, जैसे कि हम उसके नाम से ही देख सकते हैं कि वो खसूसी तौर पे बनाया गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं और उनको, जो उस ममालिक हैं, वहां पे कोई मसाइल अगर दरपेश हों या वहां पे रहते हुए अगर पाकिस्तान में कोई मसाइल दरपेश हों, तो वो तमाम मसाइल के हल के लिए उनसे राब्ता किया जा सकता है। और बेसिकली इस कमीशन का मकसद ये था कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तान आने की जरूरत ना पड़े, और उनके जो बेसिक मसाइल हैं, जो यहाँ से रेलिवेंट अगर कोई मसाइल हैं, तो वो इस कमीशन के थ्रू ही हल कर लिए जाएं। इसका हेड ऑफिस आप जैसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में है। और इसके ऊपर जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी बजरिया ईमेल या उनके ऐप के जरिए भी अपनी जो शिकायत हैं वो सबमिट कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये इसका तरीकाकार अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि जब हम जाते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और चूंकि हमारे लोग अक्सर लोग जो ये कम्युनिटी यहाँ पे बरतानिया में बाद है, जो सम 90 80 में जो आए हुए हैं या 60 में आए हुए हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, वो टेक्निकल चीजों से इतने वाकिफ नहीं होते, ना वाकिफ होते हैं कि किस तरह जिस तरह लास्ट टाइम किसी दोस्त ने मुझे कहा कि आप मेरे घर आ जाएं, घर आके मेरी आप फाइल कर दें, तो मैंने प्रोसीजर किया। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का ऑफिस तो ये है कि एक उनका ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो जो पुराने लोगों को पता नहीं कि ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है, वो जो जिसका मसला था वो ही करता है। जो थर्ड पार्टी जो है वो सारी चीजें वो नहीं करता, वो आमतौर पर ये होता है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में जो मसाइल जाते हैं, अक्सर लोगों की ये भी कंप्लेंट आई है कि वो जैसे ही जो मसला आता है वो आगे रेफर कर देते हैं, और उसके बाद जो है मसला हल नहीं होता, दरखास्त लटकी जाती है। तो पिछले दिनों यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन तारिक महमूद हसन साहब आए, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। तो मैंने ये सवाल वो रखा उनके सामने कि मैंने बताया कि हम एक लाइव फोरम भी करते हैं, तो लोगों के जो सवाल आते हैं काफी, आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन है ये उतनी फाल नहीं है जितनी कि आप लोग यहाँ पर आके बातें करते हैं उस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के उन्होंने एक जस्टिस साहब की ड्यूटी लगाई है कि ये ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के केसेस के ऊपर नजर रखें, और बकायदा उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि विद इन 6 मंथ आप जो है वो उनका ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल हल किए जाएं।
तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब तक ये वकला बरादरी हमारी है तो ये 6 मंथ वाली तो आप बात ना करें, इससे पहले भी कई नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, इससे पहले भी कई बार ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान जो ऑर्डर कर चुके हैं, वो 6 महीने वाला फार्मूला अप्लाई होता नहीं जहाँ वकला बरादरी आ जाती है। तो ये आप नामुमकिन सी बात कर रहे हैं। तो चले आने वाले वक्त में देखते हैं। आप क्या समझती हैं कि उस पाकिस्तानी कमीशन का, जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि एक अभी हाई कोर्ट के जज साहब की ड्यूटी, जस्टिस की ड्यूटी लग गई है कि वो उस पाकिस्तान केसेस को मॉनिटर करें और ये मेक श्योर करें कि जजेस के साथ, लोअर जुडिशरी के साथ ये केसेस 6 मंथ के से ज्यादा इल्तवा का शिकार ना हो। क्या किस हद तक आप समझें कि ये चीज इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? जहां तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात देखें तो अभी मैंने विटनेस किया है, क्योंकि हाई कोर्ट अब सारे सूबों की हाई कोर्ट्स होती है ना, तो जी मैंने रावलपिंडी में अभी विटनेस किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे एक ओवरसीज कोर्ट जो है वो अलहदा से बना दी गई। जी और उनमें वैसे तो हर केस के बारे में ही यही कहा जाता है कि वो 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनल किया जाए, लेकिन उसमें एक मेरा केस था जिसको रावलपिंडी की ये जो ओवरसीज अदालत है उसमें स्पीडी प्रोसीजर के जरिए 2 मंथ के अंदर अंदर उसको कर दिया गया है। जी फिर बात वही है कि वुकला भी कुछ हद तक डिले का शिकार कर देते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका क्लाइंट है उसकी भी हाफ पे करते हैं। फर्ज जी करें कि एक क्लाइंट वकील को कहता है कि जी इस दफा मुझे ये मजबूरी है, मेरा मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है, या मैंने किसी अदारे से कोई डॉक्यूमेंट वसूल करना है, वो मुझे नहीं मिल रहा, और जी वो बाकायदा उसका प्रूफ दिखाता है कि जी ये देखेंगे, मैंने फर्ज करें कि किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड या कोई रजिस्ट्री की कॉपी हासिल करनी है जो नहीं हासिल हो रही, तो कुछ वजूहात होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बिना पे केस डिले हो जाता है। जी अदरवाइज मैंने आजकल ये देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं बशमूल वुकला, वो अपने काम को स्पीडी करने की कोशिश करते हैं, और स्पीडी दौर है, हर एक के बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और रिजल्ट्स जो है क्योंकि उनकी इमिग्रेशन भी उसके साथ जुड़ी होती है मैनी टाइम्स। अगर एक बंदा मुल्क से बाहर है और उसका केस यहाँ पे चल रहा है, अगर कोई एफआईआर उसके ऊपर हो गई है या कोई सिविल उसके ऊपर मैटर में वो किसी भी तरीके से पार्टी है, तो उसका वो जो मफाद है वो पाकिस्तान में स्पीडी प्रोसीजर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये चाहते हैं जी हम जब तक पाकिस्तान आए केस का फैसला हो जाए, और उसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड है चूंकि वो उन्होंने खुद वहां पे ट्रांसफर कराना है, तो उस लैंड रिकॉर्ड में वो खुद ट्रांसफर करवा सके। तो जी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीडी करने वाली भी होती हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं जिनमें 90% अगर मैं ये कहूँ कि क्लाइंट के बिहाफ पे होती हैं कि उसको कोई दोनों क्लाइंट्स में से एक, दोनों पार्टीज में से किसी एक की बात कर रही हूँ, वो तो वो ये चाहते हैं कि इस दफा हमारी ये मजबूरी है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। जी तो जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज की कोर्ट की बात है और जस्टिस साहब ने उसको सुपरवाइजरी और कंट्रोल लिया है, वो बहुत हद तक दुरुस्त है, बल्कि 100% दुरुस्त है, और जो प्रोसीजर है वो रावलपिंडी की हद तक बहुत ज्यादा स्पीडी जो है वो प्रोसीजर जा रहा है। जी बाकी चूंकि अभी तक मैं किसी और शहर की कोर्ट में पेश नहीं हुई, तो इस वजह जी से मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन लाहौर के एक कुलीग ने मुझे बताया कि वहां पे भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की कोर्ट है उसमें भी काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जी जी। अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें एक कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसे ही हम कहें, हमारी एक मेंटेलिटी है पाकिस्तानियों की, अगर कुछ जायज काम भी है ना करवाने के लिए हम कुछ सिफारिश ढूंढते हैं, कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं कि शायद हम ये मैडम आप ऐसे कह देंगे तो ये कोर्ट में अगर जाएंगे तो ये काम, या जहां वक्त में जाएंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये एक सिस्टम ऐसा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, एक तो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कम से कम एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे जो लोग जाके अपना मसला रख सकते हैं, कोई इनका सुनने वाला है। लेकिन ये डायरेक्टली जब ये डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं तो इनकी कोई बात नहीं सुनता, वहां जो पीएन है वो भी आपकी बात नहीं सुनता, वो वहां पर
ان کے गर्दनों में सरिये हैं डिप्टी कमिश्नर साहबान और जो हमारे एग्जेक्टिव, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और जब कम से कम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब एक लेटर आता है या ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन से रिकमेंड के उनको एक दरखास्त जाती है, तो एक जरिया थ्रू चैनल आती है। और ये भी देखें, सियासतदान भी बड़ी सियासत तरीके से गेम खेलते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, हर जिले में एक जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का चेयरमैन बनाया हुआ है, इसी तरह उन्होंने हर जिले में एक बनाया हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन। और उसके जेर सदारत वो बना दी इन्होंने, कमेटी बना दी, उसके अंडर में डिप्टी कमिश्नर को कर दिया है, अंडर में वहां पर जो है एसपी साहबान और पुलिस अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, बाकी जो इंतजामिया है वो वहां बैठती है, वो वहां बैठकर जो है वहां पर वो फैसले करते हैं कि जी आप केसेस वहां पर सुनते हैं, जो छोटी नौयत के केसेस हैं। एक तरीके से तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी चाहते हैं सियासी जमात कोई भी हो। देखें, जब आए थे चौधरी सरवर साहब का ये आइडिया था ओसी पाकिस्तानी कमीशन, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर जारी किया था मियां नवाज शरीफ के दौर में। तो उन्होंने भी इस तरह हर अपने जो मिलने वाले थे जिनको ये नवाजना चाहते थे, उनको ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का जिले का चेयरमैन लगा दिया, और वो फिर बैठ के डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ बैठते, एसपी साहब भी लोगों के जो मसाइल, छोटे छोटे मसाइल जो थे वो वहां पर सुनते। किसी का जहाँ पे इनका जाती तल्लुक होता था, वहां पे ये काम मैंने देखा, नून के दौर में भी इस दौर में भी ये करवाते हैं, करवा लेते हैं। वहां पर जुडिशरी वगैरह कुछ नहीं करती, वहां पर सब काम की जहाँ इनका जाती इंटरेस्ट हो, जहाँ पर चूंकि हर के साथ की जाती इंटरेस्ट नहीं रखते, जाती इंटरेस्ट अवाम के साथ नहीं है, वो मीडिया के ऊपर आके तो काफी शो करेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इनरली जो करते हैं वो सब लोगों को पता है। अच्छा, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की हम बात करें, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुहैया एटलीस्ट हो गया कि जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी आकर अपना मसला बयान कर सकते हैं। उनके थ्रू एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, फिर उसका बार बार फोन भी करते हैं कि हमारा केस है यहाँ तक पहुंचा। और डिप्टी कमिश्नर को भी बकायदा एक डीआईजी रैंक का आदमी वहां पर बैठता है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ऑफिस में, जो कि मुतलका ऑफिसरान को फोन करता है बकायदा। अगर डीपीओ पाकिस्तान को फोन करना है वो करेगा, डीआईजी रैंक का आदमी बैठा हुआ है, बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ओर से कंप्लेंट आई है, ये मसला है, ये वो बहुत सारे मसाइल इस तरह आते। और ये जो कमीशन है इसी तरह हल करता है, और ये एक बेहतरी की जानब एक अहम कदम है आने वाले वक्त में। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कमीशन है वो काम कर रहा है, उम्मीद करते हैं और बेहतरी की तरफ जाएगा। अब हम आए थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो है, वो बताएं कि ये उसी जो आपने ये बताया अभी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, इसका तो एक सादा तरीका कि इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पर जाके अपना आईडी कार्ड वगैरह। अच्छा, लोगों को पता नहीं चलता कि जब वहां जाना पड़ता है, वहां पर ईमेल बना के पहले एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो टेक्निकल चीजें लोगों को नहीं पता। जब जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी आप बात करेंगे, वहां पर भी यहाँ पर भी पहले जाके ईमेल आप बनाएंगे, ईमेल बना के अपना पासवर्ड देंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप सारी ईमेल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डाउनलोड करेंगे, वो फिर भेजेंगे। ये अच्छा, ये लोगों को पता नहीं चलता है कैसे करने। अच्छा, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस में अभी इन्होंने बनाई जो शिकायत सेल बनाया, इसकी मुझे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करता हूँ कि पिछले दिनों में एक साहब का जो मसला था वो हल हुआ। वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दरखास्त दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वही दरखास्त फॉरवर्ड कर दी ये ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन को, और वहां से डिप्टी कमिश्नर को रिकमेंडेशन गई, फिर बकायदा सरकारी बेल्ट ने जाकर उसका कब्जा उसको वापस लेके दिया। जो काम हमारे नॉलेज में ये बात आएगी हम जरूर आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ जिन लोगों का काम होता है उनकी इंटरव्यू भी ताकि टीवी पर चलाऊं, ताकि लोगों को एक आइडिया हो कि ये लोगों के ये काम हो भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे वर्क करता है, जी, कंप्लेंट का? इसका भी सबसे पहले तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के नाम से एक ऐप मौजूद है ऐप स्टोर पे। जी इसको फुल प्रोसीजर में जिस तरह से अभी आपने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का बताया, तो मैं फुल प्रोसीजर बता देती हूँ। सबसे पहले वो ऐप हमें डाउनलोड करना है, जी और उसके ऊपर भी एक अकाउंट क्रिएट करना है जो कि हमारे शनाख्ती कार्ड के साथ, हमारी तस्वीर के साथ, और उसमें भी हमें अपना सेल फोन नंबर भी देना है। एक हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जी उसके बाद अब हमने ये देखना है, जब हमने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर एक शिकायत करनी है तो उस ऐप को ओपन करेंगे, उसको भी रजिस्टर करेंगे। जाहिर है अगर वो किसी के शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके जरिए कोई जो शिकायत है वो नहीं की जा सकती।
تو اسے اپنے باقاعدہ آپ کا پی او سی ہے، نائکوپ ہے یا پاکستانی سی این آئی سی ہے، جس بھی انداز کا آپ کا شناختی کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کے ساتھ آپ کو اسے رجسٹر کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک ویلڈ فون نمبر بھی اس میں دینا ہے تاکہ آپ کو رابطہ کاری میں سہولت ہو سکے. جی اس کے بعد جب ہم اس میں شکایت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں. جیسے ہی ایپ کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں، اور وہ آپشنز کیا ہیں؟ وہ آپشنز ہیں ان اداروں کے نام. جیسے جی کہ اگر کسی کا پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر کافی 20 to 25 آپشنز آپ کو ملیں گے. واٹر اینڈ سینیٹیشن، کرمنل میٹر، پراپرٹی میٹر، یا اس طرح کی بہت سارے سیکشنز اس میں دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا آپ کی شکایت ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے. جی اگر آپ اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ پہ ہی کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیٹیل نوٹ دینا پڑے گا. جیسے کہ ہم اپنی درخواست بناتے ہیں تو اس میں میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیز کو یہ سجیشن دے دیتی ہوں کہ جب آپ نے کوئی شکایت اس کے اوپر بنانی ہے، اس سے پہلے آپ اس کو ڈرافٹ کر لیں. چاہے مینولی ڈرافٹ کریں، چاہے آپ اس کو نوٹ پیڈ کے ذریعے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے کریں. تو اس سے پہلے ڈرافٹ کر لیں اور سوچ لیں کہ آپ نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے. تو 1 یا 2 صفحات تک کی جو درخواست ہے وہ آپ بنا کے اس کے اوپر ٹیکسٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جی اچھا، جب آپ ریلیونٹ میں کریں گے تو وہ اوورسیز پاکستانی مطلب کہیں اور نہیں جائے گا، وہ اسی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی جائے گا. جی اچھا، جیسے ہی آپ کی درخواست کر کے یہ آپ ٹیکسٹ اس پہ کاٹیں گے تو اس میں ایک اور آپشن آ جائے گا کہ اگر آپ کوئی پکچر، کوئی اور پی ڈی ایف یا کوئی اور آپ کے پاس اس میں کنٹریبیوٹنگ کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. تو سم ٹائم اس میں پکچرز بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ بھی، یا کوئی اور ایسا پروف جو آپ کے پاس ہے، کسی پراپرٹی کی پکچر کی کوئی اسکین کاپی ہے، یا جو بھی آپ کے پاس ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ آپ اس کے اوپر پکٹوریل میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ان جی دونوں سیکشنز کے بعد وہ جو ہے نا وہ سبمٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک سبمٹ کا بٹن آتا ہے جس کو آپ نے پریس کرنا ہے تو وہ جو آپ کی کمپلینٹ ہے وہ رجسٹر ہو جائے گی. اور رجسٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ایک میسج آ جائے گا اسی پہ ہی، ایپ کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو اتنے دن میں ریزالو کر دیا جائے گا. موسٹلی 14 ڈیز کا یا 21 ڈیز کا اس کے اوپر ٹائم دے دیا جاتا ہے. جی پھر اس کے بعد آپ ڈے ٹو ڈے ریگولر بھی آپ اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اس میں اسٹیٹس بھی تھوڑے دن کے بعد اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ اب وہ کس کے پاس ہے. مطلب اگر وہ کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے تو اس کے پاس، پھر اس کے بعد جب کسی کو مارک کر دی جاتی ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مارک ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ریلیونٹ جو بھی آفیسر ہے اس کا نمبر بھی دے دیا جاتا ہے. موسٹلی یہ جو نمبر ہے یہ پی ٹی سی ایل نمبر ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے ہی شکایت کو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر رجسٹر کرتے ہیں، تو آپ اس کا اسٹیٹس بھی چیک کرتے رہیں گے. اور جی جیسے ہی آپ کو جس شخص کو جس نے اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے یا کوئی بھی کاروائی کرنی ہے اور ایکشن لینا ہے، اس کا جب آپ کو نمبر دے دیا جائے تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس کا اسٹیٹس آتا رہتا ہے اور جو اس نے کاروائی کی ہے اس کو بھی اس کے اوپر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے. جی اور جب وہ 21 ڈیز میں یا 14 ڈیز میں وہ جو کمپلینٹ ہے وہ مکمل ہوتی ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ناؤ دا کمپلینٹ از ریزالوڈ جی یا ڈکلائن یا ریزالو، یا جو بھی اس کا فائنل اسٹیٹس ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے. جی اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر تو آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی فردر کاروائی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو درخواست ہے وہ اس کے اوپر جو آرڈر کرنا ہے وہ ایک ڈفرینٹ اتھارٹی نے کرنا ہے اور اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ ایک ڈفرینٹ اتھارٹی نے کرنا ہے. تو اب اگر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کا آرڈر آ گیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کسی اور نے کرنا ہے تو آپ دوبارہ پرائم منسٹر پورٹل کے ذریعے سے اس
स्टेटस का आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं जो आपको मिला हो फर्स्ट की रिजॉल्व में, और उसको एक दूसरी शिकायत जो कि उस मुतलका अदारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें सेक्शंस मौजूद होते हैं, जी उस सेक्शन में जाके आप उस ऑर्डर के साथ उसको नई भी जनरेट कर सकते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट भी जल्दी हो जाए, और आप उसका फॉलो अप वहीं पे अपने जहां भी आप मौजूद हैं पूरी दुनिया में, जाहिर है जो मोबाइल ऐप है वो इंटरनेट के साथ है, कनेक्टेड है, और वो पूरी दुनिया से कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, और दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम हो जहां पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। जी तो ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, और इसमें बहुत सारी शिकायत जो हैं उनका अजाला भी होता है। ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये जो बात है, ये जो ऐप का इस्तेमाल है, बल्कि पाकिस्तान में मुकीम लोग भी जो कि खुद महकमे के चक्कर नहीं लगा सकते, खुद आगे नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो है एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, और इससे फायदा उठाते हुए हम अपने डेली के बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से ये मुहतरमा राबिया साहब साहबा इनकी एक हेल्पलाइन भी है। आप और उनके जो हेल्पलाइन से भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं आमतौर पर फोरम के ऊपर भी, ये फेसबुक के ऊपर भी इनकी हेल्पलाइन का नंबर होता है मेरे फेस, मैं भी इनका नंबर शेयर किया होता है अपने फेसबुक के ऊपर, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये नाज़रीन, इस किस्म की हेल्प, यानी कि आप घर बैठे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ के आपको फ्री ऑफ चार्ज जो है ये कंसल्टेशन देती हैं, ये भी सदका जारिया है। तो मैं कई सालों से ये फोरम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मेरे साथ बुकला रहे हैं, इमिग्रेशन के वाले से भी करता रहा हूँ, वैसे जो मियाँ असम साहब भी मेरे साथ फोरम करते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये असल मकसद ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल हल करना है, कि जो लोग, जिस तरह लोग मेरे सब पास मसाइल लेके आते हैं, मेरी कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से उनका मसला हल हो जाए। तो ये फोरम आप लोगों के लिए है। आप इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि कुछ चीजें जिन लोगों को पता है कि अगर उनको मसला है, कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में वो अपनी दरखास्त सबमिट कर सकते हैं, किस तरह मोहतरमा राबिया सागर साहब ने आपको डिटेल के साथ बताया कि उसी जो प्राइम मिनिस्टर की ये पोर्टल है, कंप्लेंट पोर्टल सेल, वो किस तरह वर्क करता है, कैसे आपको वो उनकी एक ऐप डाउनलोड करेंगे और क्या स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारी चीजें आपको बताई। तो ये दोनों चीजें जो है आपके लिए आने वाले वक्त में फायदा मंद है। तो इनको आप प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर में देखने के लिए। अच्छा नादिम, अभी थोड़े से एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो ले लें, तो फिर हम इस बात को, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मोहतरमा साहब, एक कंप्लेंट जी आपके खिलाफ आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आज वो कंप्लेंट, यानी आपसे मुराद आपके पर्सनल नहीं, आपके जो है प्रोफेशन के अगेंस्ट आई। एक साहब उन्होंने फरमाया कि जी, एक वकील साहब हैं रावलपिंडी में, तो मैं, हमारा एक केस है, तो हमने उनसे रब्ता किया, जी केस है हमारा। उन्होंने फीस 3 लाख रुपए फीस मांगी। तो उन्होंने जिस तरह हमें जो जो उन्होंने कहा, तो चीजें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी हमने, तो उनको हमने जो है 3 लाख रुपया जो है दे दिया। तो वो असल में खुद रावलपिंडी में थे, तो हमारा केस जो है लाहौर में था। वो कहते हैं कि एक बार वो लाहौर में आए हैं, बस वहां पर उन्होंने एक बार वो दरखास्त दी है, उसके बाद 2.5 साल हो गए हैं, तो वो कोई चक्कर नहीं है। जब कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं पकड़ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं कर लेता हूँ, तो काफी जब परेशान रहे तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि पैसे आप वापस दे दें। तो उन्होंने फिर धमकी लगाई कि पैसे वापस, वकील जो पैसे वापस नहीं करते होते, जा जो तू करना कर ले। तो उसको फिर पैसे वापस नहीं दिए। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी आप ने फोरम में गए, यार ये हमारे मुतल का क्वेश्चन नहीं है। तो फिर भी उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा, मैंने उनको प्रोफेशनल एडवाइस ये दी कि देखिए, इनकी हर उनकी बॉडी होती है, जिसकी बॉडी को आप कंप्लेंट करें, बाकी अदालतों में जाके आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको पता है वकीलों से पैसे लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो अब दे दिए, समझे, अल्लाह वास्ते दे दिए, नहीं तो कोई और वकील करे। आप फरमाएं कि इसमें पैसे वापस लेने वाला ये रिवाज है, वकील ने कभी दिए, कभी वापस पैसे के नहीं दिए? हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपने उनको बड़ा बेहतर जवाब दिया कि जो उसका तरीकेकार था आपने खुद ही उससे बता दिया। लेकिन मैं यहाँ पे जो अपने व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप
किसी वकील का इंतखाब करें अपने केस में, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका केस चल रहा है वो जो वकील साहब हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट के हों। उससे ये है कि अब जैसे बेसिकली मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये तो एक मेरे लिए रेगुलर कोर्स हैं, यहाँ पे मेरे दफातर भी मौजूद हैं और मेरे रेगुलर यहाँ के केस कभी भी खराब नहीं होंगे, और मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने भी मेरे केसेस हैं वो जल्द से जल्द वो फैसला हो, जल्द से जल्द वो अपने इख्तिताम को पहुंचे। लेकिन जब अब ट्रैवल के मैटर आ जाते हैं कि आपने फ्रीक्वेंट लाहौर जाना है या फ्रीक्वेंट किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आजकल के हम ये देख रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले मेरा भी बहुत ज्यादा जो काम था वो मुल्तान, लाहौर और पंजाब के ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में था। लेकिन पिछले 2-1 साल से जब कोविड की सूरत हाल हुई, जब रोड रोड ट्रैवल पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, और उसके बाद अब जो हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ से रावलपिंडी जाना भी, हमारे घर के बाहर भी मैं आपको बता दूं 1 हफ्ते तक कंटेनर खड़ा रहा है और मैं अपने दफ्तर यहाँ भी नहीं जा सकी। तो अब इस तरह के मसाइल आ गए हैं कि अगर ना चाहते हुए भी, अगर एक वकील की ऐसी इंटेंशन नहीं है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो आपके काम को ना करे, लेकिन आगे जो मामलात हैं वो इस तरह के हैं कि वो नहीं जा पा रहा या वो अपने उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका केस है आप उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी वकील को एंगेज करें। उसके साथ आप एक और चीज देखें कि बहुत सारे आजकल इस तरह के भी लोग हैं जो बज़ाहिर तो कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट किए हुए, मतलब एक वकील है तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर रहा है, वो वीजा इमिग्रेशन भी कर रहा है, वो और बहुत सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसका एक इंटरेस्ट जो है, मैं ऐसे ही सपोज आपको बता रही हूँ, कोई और भी कंसल्टेंट हो सकता है, यानी कि आपने ये भी देखना है कि क्या वो बाकायदा एक वकील है भी या नहीं है, क्या वो रोजाना कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हमने मैं वो सारी चीजें आपको बताना चाह रही हूँ जो कि आप एक वकील की सिलेक्शन के वक्त देखें। जी सबसे पहले तो उसका सिटी, सेकेंडली उसका, आप आजकल तो सबके यूट्यूब के और किसी ना किसी तरीके से आप उसको इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे गुफ्तगू करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अपनी फील्ड में काबिल है, कितना ज्यादा एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या वो बाकायदा वो प्रैक्टिस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जी बहुत सारे लोग नॉन प्रैक्टिसिंग हैं, वो टीवी पे बैठे हुए हैं, इस पे बैठे हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोर्ट में तो उनका कोई आना जाना ही नहीं है। जी तो ये भी हमने और ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, ये सिर्फ आपके सवाल से रिलेट कर रही हूँ। इसी तरह बहुत सारे और प्रोफेशंस में भी ये शिकायत आ रही है कि हमने किसी एक सर्विस के लिए पैसे दिए या फी दी, लेकिन वो सर्विस एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, वो सिर्फ यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया उसके हवाले से वो लोगों को अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, फी ले रहे हैं। फिर इस तरह के मैटर आजकल मैं डेली डील कर रही हूँ, क्योंकि एफआईए से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, आजकल वो मेरे पास भरमार है, बहुत ज्यादा, मतलब एक बल्क फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। तो जी यही चीजें देखनी है, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि हम लोगों को पहले ही अवेयर कर दें जी कि इसमें किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को, और स्पेसिफिकली जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर हैं, जो खुद नहीं देख सकते जाके, उनको जी विजिलेंट करना, उनको मतलब कुछ चीजों से खबरदार करना, या उनको कुछ ऐसी टिप्स बता देना जो कि उनके लिए बाद में फायदेमंद हो, और उनको फिर किसी नुकसान से बचाया जा सके। वो चाहे पैसे का नुकसान है, चाहे उनके टाइम का नुकसान है, चाहे उनके वो जो किसी केस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसके हवाले से जो भी उनके लॉसेस हो रहे हैं, उनसे जी बेसिकली बचाना आप सबको इस प्रोग्राम का, जैसे आपने बताया कि मकसद है। तो इसी हवाले से ये मैं सारी जो चीजें हैं ना वो आपको बता रही हूँ कि जब आपने कोई वकील का इंतखाब करना हो तो आप चंद एक चीजों को मद्देनजर रखें। जी मैं मुख्तमर वैसा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو کہ وکیل بھی ہیں، ساتھ امیگریشن کا بھی جس طرح کام کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو امیگریشن میں پیسے زیادہ نظر آتے ہیں، وہ امیگریشن کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ مگر وہ جب کوئی اوورسیز پاکستان میں وہ کیس آ جاتا ہے، وہ کیس پکڑ لیتے ہیں، مگر پروفیشنلی وہ پراپرلی عدالت میں پیش نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ ایکسپیرئنس نہیں ہوتا ہے باقاعدگی سے کے ساتھ پیش ہونے کا، باقاعدگی سے تیاری کرنے کا، چونکہ ان کا ریلیٹڈ ہے پراپرٹی میں یا کسی اور بھی، کئی کئی جس سے آفس بنایا ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی بھی وکیل، یہ سارے پروفیشن لکھے ہیں، مگر پروفیشنلی وہ اس طرح جس طرح فیلڈ میں رہ کے لوگ کام کرتے ہیں، یا جس طرح محترم عرب ساغر صاحب ہیں یا اور وکیل جو فیلڈ میں رہ کے کام کرتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اکثر لوگ جس طرح میں نے آج کا کیس کا حوالہ دیا کہ جو وکیل صاحب وہ راول پنڈی میں اور 3 لاکھ روپے انہوں نے پکڑ لیا کیس لاہور کے لیے، تو ایک بار پیش میں اب وہ 3 لاکھ ان کا گیا ہے، تو اب بہت زیادہ انہوں نے پریشر وغیرہ ڈالا اس کے اوپر، مگر اس نے پھر پیسے نہیں دیے، مگر یہ وعدہ کیا کہ جی میں اب کوشش کروں گا، میں ایک چکر لاہور لگاؤں۔ اب وہ جب چکر لاہور لگائیں گے تو اس میں پھر بھی پیسے مانگیں گے، پیٹرول کے پیسے، پھر کچھ نہ کچھ منشی صاحب کو کہیں گے ان کو بھی دے دیں۔ تو اب بہرحال یہ چیزیں جس پارٹ آف لائف ہے، ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے، بڑی زبردست بات کی رابطہ صاحب نے، مگر یہ کوشش کریں کہ جس وکیل کو کیس ہے وہ آپ کے اگر شہر کا کیس ہے تو آپ کے شہر کا جو لوکل وکیل ہے وہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ کسی دوسرے شہر سے وکیل آ کے تو وہاں پر باقاعدگی سے کیس لینا مشکل ہے، جس طرح وہ تو لوکل وکیل ہے وہ تو آئے دن طریقے لیتا رہے گا، ہر مہینے طریقے، تو وہ دوسرا جو راول پنڈی ہے جس نے ملتان دیا کیسے آئے گا، راول پنڈی سے ملتان یا لاہور کیسے آئے گا، تو یہ ایک بڑی کام کی بات کی۔ پروگرام کا ٹائم ہمارا چونکہ ہم نے شور کر دی، آدھا گھنٹہ مکمل ہوگا، ایک سوال جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کا سوال میرے ذہن میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی بار آپ کا سوال انشاءاللہ ہم لیں گے دوبارہ پھر۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ایک تو مجھے اور سوال آئے ہیں، وہ نیکسٹ انشاءاللہ، ایک تو ہمیں آیا سوال کے پاور آف ٹارنی کی وجہ سے آیا، ایک مجھے کوشچن اور ہے، دو جو کوشچن ہے وہ انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ اگلے پروگرام میں کریں گے، اور ساتھ کچھ سوالوں کو جواب بھی دیں گے۔ پروگرام کے آخر میں رابعہ آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے پھر ٹائم دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں آپ جو ہے میسج دیں، آپ کے میسج کے بغیر پروگرام مکمل رہتا ہے، آپ میسج دیں پہلے۔ جی رابعہ، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرا خیال جی نیٹ جی ایشو ہو گیا۔ میسج میرا آج کا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اپنے تمام جو پاکستان میں موجود ویورز ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں اس وقت وہ تھوڑے یوں سمجھیں کہ ایک حساب سے لاک ڈاؤن کے کچھ شہروں میں لاک ڈاؤن ہیں، جیمرز ہیں، طور پر بہت زیادہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر تھوڑا اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آج جی کا میرا پیغام یہ ہے کہ اس تمام